वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। और आज हम आपके साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के सॉल्यूशंस, उनके एक्सरसाइज A to Z डिस्कस करेंगे। आप सबके साथ में समझेंगे और आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर। तो आप जानते हैं कि मैटर जो जगह घेरता है और इसके अंदर मास है वो सब मैटर है। जैसे कि चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आलमंड, थॉट्स, कोल्ड ड्रिंक, इन सब में आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा मैटर है। चेयर, एयर, आलमंड्स एंड कोल्ड ड्रिंक। क्वेश्चन नंबर 2 गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go to close to the food। अब गरम गरम खाना खाते हैं, आपके किचन में खाना बन रहा है, पकता हुआ खाना है, तो हम दूर से उसकी खुशबू हमें आ जाती है। लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसके हमें पास जाने के बाद ही उसकी स्मेल हमें, उसकी खुशबू हमें पता चलती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए कि जब वो हॉट sizzling फूड है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं हॉट फूड के, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो थोड़ा सा मूव कर दे रहे हैं, डिफ्यूजन हो जाता है ज़्यादा, जिससे कि वो दूर तक हमें उसकी खुशबू देखने को मिलती है, उसको हम फील कर सकते हैं। लेकिन कोल्ड फूड में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है और इसलिए उसको हम दूर से, हमें उसकी कोई स्मेल नहीं आती है। क्वेश्चन 3 ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। यानी कि एक डाइवर जो है वो पानी के अंदर स्विमिंग पूल में आसानी से तैर लेता है, पानी को काटते हुए आगे चल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका ये कौन सी क्वालिटी को बताता है? ये इंडिकेट करता है दिस शोज दैट द पार्टिकल ऑफ वाटर हैव स्पेस इन बिटवीन। इससे ये पता चलता है कि वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस है और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसीलिए डाइवर जो है वो उसमें से पार होते हुए चला जाता है, आगे निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं पहले से ही। पार्टिकल्स हैं स्पेस, कम हो या ज्यादा हो लेकिन स्पेस होता है। पार्टिकल्स हैं फोर्सेज, पार्टिकल्स में फोर्सेज होते हैं स्टेट ऑफ मैटर में, अलग अलग स्टेट्स के लिए, जिसमें कम होते हैं तो किसी में ज्यादा होते हैं। पार्टिकल्स मैटर के जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड ये वाइब्रेट करते हैं केवल, लिक्विड्स में ये मूव करते हैं और गैस में बहुत ज्यादा मूव करते हैं, लेकिन मूव करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 6 पर हैं, दीज आर क्वेश्चन नंबर 1 द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इनको डेंसिटी के बढ़ते हुए क्रम में बताइए। एयर, exhaust from chimney, honey, water, chalk, cotton and iron। इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि गैस के पार्टिकल दूर दूर तक होते हैं, यानी कि अगर मास सेम है तो एयर की स्टेट में वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसका मतलब जितने पार्टिकल्स दूर हैं डेंसिटी उतनी ही कम है, इसलिए हम अरेंज कर सकते हैं एयर में सबसे कम डेंसिटी है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी में डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, उसमें थोड़ी ज्यादा होगी। फिर कॉटन है, उसके अंदर वेट है, एयर के स्पेस है बीच में लेकिन है कॉटन सॉलिड। वाटर में और ज्यादा, हनी में और ज्यादा, इस तरह से आयरन में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है क्योंकि उसके पार्टिकल सबसे क्लोज होते हैं, वॉल्यूम सबसे कम होगा सेम मास के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 टेबुलेट द डिफरेंसेस। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं और फॉलोइंग पॉइंट्स को हमें स्टडी करना है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये? डिफरेंस में बताया है रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, सेकंड पॉइंट फ्लूइडिटी, फीलिंग ऑफ द गैस। इन सब प्रॉपर्टीज को लेते हुए हमें डिफरेंस भी बताने हैं। तो पहला आता है 3 स्टेट्स में डिफरेंसेस शेप वाइज। सॉलिड फिक्स शेप होती है, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, गैसेज में नो फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम वाइज सॉलिड्स हैं फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड हैं फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन गैस में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, अपनी जगह पर अड़े रहना, अपनी जगह पर स्ट्रक्चर को बनाए रखना या फिर मूव करना, फ्लो करना।
इसके बेस पर सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं, उनमें कोई फ्लो नहीं होता है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अपनी शेप को रिटेन करते हैं। लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, रिजिड नहीं है और लिक्विड के कंपैरिजन में कम रिजिड है। गैसेज हैं वो कहीं भी फ्लो कर सकती हैं, कितना भी वॉल्यूम ले सकती हैं, इसलिए वो फ्लो भी करती हैं और रिजिड भी नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड्स में मैक्सिमम, लिक्विड्स में सॉलिड से कम और गैसेज में सबसे कम। इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस, और सबसे कम होता है सॉलिड्स में, लिक्विड में होता है इंटरमीडिएट। कंप्रेसिबिलिटी, किसको कितना ज्यादा हम प्रेस कर सकते हैं। सॉलिड्स को बिल्कुल नहीं कर सकते, लिक्विड्स को थोड़ा कर सकते हैं और गैसेज को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेना है विद रेफरेंस टू डिफरेंट पॉइंट जो हमसे पूछे गए हैं। रिजिडिटी मतलब कि अपनी जगह बनाए रखना, अपनी शेप को बनाए रखना। तो किसी भी सब्सटेंस की वो क्वालिटी जिसके कारण आउटर फोर्स लगाने पर अपनी शेप को बनाए रखता है उसे हम कहते हैं रिजिडिटी। सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है। कंप्रेसिबिलिटी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस पे डिपेंड करती है। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर अगर हम मैटर के पार्टिकल्स को और क्लोज ला सकें तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो गैसेज एंड लिक्विड दोनों ही कंप्रेसिबल है। फ्लूइडिटी, फ्लो करने की टेंडेंसी, एक जगह से दूसरी जगह को फैल जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होती है? गैसेज में। एक कॉर्नर में आप सेंट की बोतल खोलते हो, कॉर्नर से कॉर्नर दूसरे रूम में मिल जाती है, हमें उसकी ऑब्जर्वेशन हो जाता है। लेकिन ऐसे लिक्विड में भी, लिक्विड को अगर पानी बिखर जाता है तो वो सारे में दूर तक फैलता चला जाता है। फिलिंग ऑफ द गैस कंटेनर, गैसेज को पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करते हैं बहुत तेजी से, किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, इसलिए हम गैसेज को कंटेनर में फिल कर सकते हैं आसानी से, उसको बैलून में फिल कर सकते हैं, किसी पिस्टन के थ्रू हम किसी और भी ऑब्जेक्ट्स में हम उसको फिल कर सकते हैं। शेप, सॉलिड्स की शेप फिक्स है क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं जिसमें सबसे ज्यादा होंगे उनके कारण उसकी शेप फिक्स होती है। लिक्विड और गैसेज में ये शेप धीरे धीरे अलग नेचर पे प्रेशर जो है लगाने पर जल्दी से ही बदल जाती हैं। काइनेटिक एनर्जी, जहां मूवमेंट सबसे ज्यादा है, जहां मोशन सबसे ज्यादा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, यानी कि एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन। पार्टिकल्स के मोशन के कारण उनके पास जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो गैस के पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर हमारा मास फिक्स है तो वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर मास ज्यादा है और वॉल्यूम कम, मास कम है और वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम, और इस ऐसे ही अपोजिट हो जाएगा। अगर सॉलिड्स हैं सेम मास के लिए उन जगह घेरते हैं, वॉल्यूम कम होता है, इसलिए उनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन 3, गिव रीजंस। ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। जिस भी कंटेनर में हम गैस को फिल करते हैं उसी की शेप ले लेती है, उसी कंटेनर में पूरी तरह से भर जाती है। क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए वो आसानी से उसी कंटेनर में पूरे में भर जाती है, फैल जाती है जिसमें हम उसको भरना चाहते हैं। ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं लगातार मूव करते रहते हैं और उनकी मूवमेंट के कारण आती है काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि मूवमेंट फास्ट होता है, लगातार वो मूव करते रहते हैं, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, और जब जिस भी चीज से टकराएंगे उस पर ये प्रेशर डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा बैलून में अब हवा भरते हैं तो बैलून धीरे धीरे एक्सपेंड करता जाता है और एक टाइम के बाद वो बस्ट भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, बैलून के अंदर जो हम हवा भर रहे हैं उस एयर के कारण बैलून का वॉल्यूम, उसकी वॉल्स जो है फैलती जा रही है क्योंकि वो प्रेशर बैलून की वॉल्स पे लगा रहा है। द पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। क्वेश्चन है वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। तो वुडन टेबल जो होती है वो फिक्स रहती है, हमेशा उसकी शेप बनी रहती है, कोई चेंज नहीं आता है, ना उसमें फ्लो है, ना उसको हम दबा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड है। वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर बट डू नॉट सेम थ्रू सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। वो इसीलिए क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको आसानी से
और क्लोज ला सकते हैं, उनको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के को उनके बीच में बढ़ाते चले जा सकते हैं जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे। और इसी तरह से हमारी जो पाम है या हम अपने हाथों को उसमें ज्यादा क्लोज ला सकते हैं। लेकिन वुड में क्योंकि जगह शेप है, फिक्स है, पार्टिकल की बीच नहीं है, स्पेस बहुत कम है, इसलिए हम उनको और क्लोज नहीं ला सकते और हम अपने हाथों को एक दूसरे के पास नहीं ला सकते। वी कैन इजिली मूव और हैंड इन एयर बट डू नॉट सेम थ्रू सॉलिड ब्लॉक। तो ये हम इस चीज में अगर हमें वुड का कोई को पास लाना पड़ेगा या कोई तोड़ना पड़ेगा तो हमें एक कराटे एक्सपर्ट को लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके हाथों में ही उसकी जो उसका तरीका है कराटे एक्सपर्ट का, वो इतना ज्यादा फोर्स एकदम से क्रिएट होता है कि उसको तोड़ सकता है। क्वेश्चन 4, लिक्विड्स जनरली हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस वाटर में फ्लोट क्यों करती है? इसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि आइस जो है सॉलिड स्टेट में है, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है, लेकिन आइस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स हो जाते हैं और एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके कारण उसमें काफी जगह खाली रह जाती है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसलिए आइस की डेंसिटी वाटर से कम है और आइस उसके ऊपर फ्लोट करती है, क्योंकि सेम मास वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा पास है और आइस की कंडीशन में पार्टिकल्स में एयर गैप है, पार्टिकल्स एक फिक्स जगह पर आ जाते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 9 पर है, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस में हम 273 जोड़ते हैं, तो ऐसे ही केल्विन से अगर हम 273 माइनस कर देंगे तो आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो 300 माइनस 273 27, 573 उसमें से 273 माइनस करेंगे और टेम्परेचर आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस एंड 250 डिग्री सेल्सियस दोनों ही कैसे हैं? 250 पर तो टोटली वो गैस की फॉर्म में होगा, पूरा स्टीम बन जाएगा, वेपर बन जाएंगी, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी प्रेजेंट होगा और उसकी वेपर्स भी होंगी, क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से वेपराइज नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट? तो इसका क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बराबर बना रहता है, सेम मेल्टिंग पॉइंट बना रहता है जब तक कि पूरा सॉलिड मेल्ट ना हो जाए, या ऐसे ही किसी लिक्विड को बॉईल करते टाइम उसका बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन रहता है जब तक कि पूरा लिक्विड गैस स्टेट में ना चला जाए। तो इसका आंसर यही है, क्योंकि कुछ एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हिडन एनर्जी की फॉर्म में कंटेनर में चली जाती है और टेम्परेचर थर्मोमीटर में चेंज नहीं होता है। इसी हिडन हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट, और जो कि होती है और पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए। क्वेश्चन 4, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। एटमॉस्फेरिक गैस को हम एक सिलेंडर में लेंगे, उसके ऊपर एक पिस्टन लगाएंगे और अगर हम उसको ठंडा और कर दें और प्रेशर हाई करें तो गैस के पार्टिकल्स धीरे धीरे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, उनके बीच में स्पेस कम होता जाएगा और एक टाइम के बाद वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। इसे हम कहेंगे कि गैस कैन बी लिक्विफाइड। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 10 पर देखिए, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्या है? व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे? हॉट ड्राई डे में कूलर की हवा हमें ज्यादा ठंडी क्यों लगती है? वो इसलिए कि आउटर वॉल ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल बाय वाटर कॉन्स्टेंटली। पानी लगातार वो फैलाती रहती है और उसको उड़ाती रहती है। दिस वाटर एवापोरेट्स ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर। और जब गर्मी ज्यादा होती है तो ये जो वाटर की वेपर्स हैं, ये वाटर लिक्विड स्टेट में सारा उड़ता जाता है, जो भी हम उसमें जाल लगाते हैं। लेकिन अगर वही कंडीशन कम टेम्परेचर पे हो, यानी कि रेनी सीजन में हो, तो वो वाटर एवापोरेट नहीं हो पाता और ये हवा जो है वो ठंडी नहीं होती है। तो इसलिए हमें
जो हॉट ड्राई डे में हमें कूलर ज़्यादा ठंडी हवा देता है, क्योंकि वाटर का एवापोरेशन बहुत तेजी से होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। तो यहाँ पर होता है एवापोरेशन, क्योंकि जो अर्दन पॉट है उसके अंदर बहुत बारीक बारीक पोर होते हैं, वो पोरस नेचर का होता है और धीरे धीरे उसमें से पानी उड़ता जाता है, क्योंकि अर्दन पॉट के बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है और ये जो मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स एवापोरेट होते हैं वो हीट वाटर से लेते हैं जो अर्दन पॉट के अंदर है। तो वो अंदर का जो पॉट है और जब पानी है, जो वाटर है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है और वो टेम्परेचर उसका डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल ऑन और परफ्यूम ऑन इट। तो जानते हैं कि ये सारे क्या हैं, दीज आर वोलेटाइल, आसानी से गैस की स्टेट में चले जाते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं। तो हम ये जब हमारी हथेली पे होंगे, पाम पे होंगे, तो ये एवापोरेट होने के लिए हमारे हथेली से एनर्जी लेंगे, हमारी बॉडी से एनर्जी लेंगे और हमारी बॉडी से क्योंकि हीट बाहर जा रही है तो हमारे हाथ को ठंडा लगता है, हमारे हैंड्स में कूलिंग सेंसेशन आता है, क्योंकि हमारे हाथ से हीट लेकर ये पार्टिकल्स, एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम के पार्टिकल्स एवापोरेट होते हैं। क्वेश्चन 4, वाई वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन कप। एक प्लेट में अगर हम चाय को लेके पीते हैं तो हम उसको जल्दी पी सकते हैं, क्योंकि उसमें रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा बड़े एरिया में फैली हुई है और वो जल्दी ठंडी हो जाती है एज कंपेयर टू कप। क्वेश्चन 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वियर इन समर। तो उसमें हमें सबसे पहली कंडीशन है कि लाइट कलर के होने चाहिए, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, अधिकतर हीट को रिपेल कर देते हैं, जितनी भी हीट आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं और हमें ठंडा लगता है। दूसरी बात, कॉटन के ग्लव्स सबसे अच्छे होते हैं, बिकॉज उनमें पोर्स ज़्यादा होते हैं और जिसके कारण से जो स्वेट हमें आता है, पसीना हमें आता है, उसको ये आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके हमें साथ ही साथ वो एवापोरेट भी जल्दी हो जाता है, जिससे कि हमें कूलिंग फीलिंग आती है। अब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द डिग्री सेल्सियस स्केल। तो डिग्री सेल्सियस स्केल के लिए हम क्या करना होगा, -273। तो आंसर हमारा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। कन्वर्ट फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू केल्विन स्केल। अब यहाँ पर हमें 273 प्लस करना पड़ेगा, तो डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन स्केल में, तो 25 प्लस 273। और अगर हम 373 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो वो बन जाएगा 373 प्लस 273 मीन्स 646 केल्विन। तो इसलिए केल्विन से डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए 273 माइनस करेंगे और डिग्री सेल्सियस से केल्विन बनाने के लिए 273 प्लस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेफ्थलीन वॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी लिक्विड और सॉलिड स्टेट। क्योंकि ये सब्लिमेट्स हैं और डिसअपियर हो जाती हैं, क्योंकि ये कोई लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होती हैं, डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में जाती हैं और कोई भी लिक्विड वहां पर नहीं बचता है, ना सॉलिड बचता है और ना ही लिक्विड बचता है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज ऑफ परफ्यूम्स। क्यों हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो फास्टर है, काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा है, ज़्यादा दूर तक फैल सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस कम है, तो हम जहाँ भी दूर बैठे होंगे हमें परफ्यूम की जो स्मेल है वो मिल जाएगी, हम उसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। तीनों कंडीशन देख लीजिए, वाटर लिक्विड है, शुगर सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, शुगर में, और सबसे कम किसमें होगा, ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा शुगर में, सबसे कम ऑक्सीजन में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। 25 डिग्री सेल्सियस,
वो लिक्विड रहता है, क्योंकि हम जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 तक भी पहुंच जाता है, 40 भी पहुंच जाता है, और वाटर उस टाइम पे लिक्विड होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से सॉलिड कंडीशन और लिक्विड कंडीशन एक साथ रहती है। अगर आप पानी में आइस को डिप करके और उसको कूल जग में रख दोगे तो पानी और आइस दोनों बने रहेंगे, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। दोनों कंडीशंस 0 डिग्री सेल्सियस पे रहती हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉइलिंग पॉइंट है। इस टाइम पर लिक्विड होगी, साथ ही साथ वेपर स्टेट भी होगी। लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट तो होने लगता रहता है, और तो लिक्विड स्टेट भी हमारे सामने है और गैस की स्टेट भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई water at room temperature is a liquid and second an iron almirah is a solid at room temperature. So for that we can say water at room temperature is liquid. ये room temperature पे liquid क्यों है? क्योंकि इसका freezing point 0 डिग्री सेल्सियस है और boiling point 100 डिग्री सेल्सियस है, और room temperature रहता है 25 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो जो ना तो ये 0 है ना ही 100 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर, इसलिए वाटर जो है लिक्विड स्टेट में रहता है। आयरन की अलमीरा सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है और वो इसलिए मेल्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में ही कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर? आइस 273 केल्विन पर एब्जॉर्ब करती है लेटेंट हीट, जो कि मीडियम से लेती है फोर्स ऑफ फ्यूजन को ओवरकम करने के लिए। जब वो आइस से वाटर बनती है तो वो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करती है। ये एक्स्ट्रा हीट आइस के पास है, इसलिए जब हमारे हाथ में आइस को लेते हैं तो हमें ज़्यादा ठंडा लगता है। लेकिन अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को हाथ में लेंगे तो वाटर के पास इस तरह से कोई एक्स्ट्रा हीट मीडियम से नहीं ले रहा है वो, और इसीलिए हमें थोड़ा कूलिंग कम फील होगी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? तो इसका आंसर यह होगा, क्वेश्चन ये है कि बॉइलिंग वाटर और स्टीम में हमें कौन ज़्यादा जला सकता है, बर्न कर सकता है? तो इसका आंसर ये रहेगा कि हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम है वो हमें ज़्यादा बर्न कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा हीट, जो कि लेटेंट हीट कहलाती है, छिपी रहती है, हिडन होती है, उसके कारण हमें ज़्यादा बर्न हो सकते हैं, जबकि बॉइलिंग वाटर में इस तरह की कोई हीट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी ई, इन सबको हमें पहचानना है डायग्राम को देखते हुए। तो सबसे पहला देखिए ए इंडिकेट हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन। इसका मीनिंग है लिक्विफेक्शन, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना। मेल्टिंग भी कह सकते हैं, फ्यूजन भी कह सकते हैं। अब आता बी पॉइंट, लिक्विड से गैस में जा रहा है, इसको हम वेपोराइजेशन बोलते हैं या फिर एवापोरेशन, दोनों ही कह सकते हैं। तीसरा आता है सी, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब ठंडा होना। दूसरी तरफ डी, वहां भी गैस ठंडी होके ही लिक्विड में कन्वर्ट होगी, वेपर्स ठंडा करने के बाद ही लिक्विड में कन्वर्ट होगी, इसको भी हम कंडेंसेशन कह सकते हैं। साथ ही साथ लिक्विफेक्शन भी कह सकते हैं, लिक्विड क्योंकि लिक्विड बन रहा है। ई पॉइंट इंडिकेट कर रहा है सॉलिड से गैस में कन्वर्जन, और ये कहलाता है सब्लिमेशन। एफ, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है, और ये इंडिकेट कर रहा है, एफ पॉइंट इंडिकेट करेगा वो भी सब्लिमेशन। तो ये था कंप्लीट एक्सरसाइज जिसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा, आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए। थैंक यू।